हाय, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका मेडिकल एडमिशन मेंटोर। लास्ट वीडियो में हमने ऑल इंडिया प्रोसीजर और डीम्ड यूनिवर्सिटी की प्रोसीजर के बारे में जानकारी ली थी। तो आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और वो महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है महाराष्ट्र के वेरियस मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन के ऊपर। तो पहले हम जानकारी लेते हैं कि महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू मेडिकल कोर्सेज में कौन से इंपॉर्टेंट कोर्सेज है और उनका एडमिशन इस प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो फर्स्ट आता है MBBS, सेकेंड BDS, देन BAMS, देन BHMS, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BASLP, BSc नर्सिंग। सो MBBS से लेके बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज तक जो एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट की जाती है वो महाराष्ट्र के प्रोसीजर के थ्रू कंडक्ट की जाती है। तो उसके लिए कौन सी एंट्रेंस रहती है? तो इसका आंसर है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। सो बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज है स्पेशली फिजियोथेरेपी के एडमिशन्स के बारे में रहती है तो इनकी एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहती है। तो ये सारे कोर्सेज की जो एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट की जाती है तो उसकी जो एडमिशन प्रोसीजर रहती है वो महाराष्ट्र के इसी पोर्टल के थ्रू कंडक्ट की जाती है। वो पोर्टल है mahaCET.org। एक ही वेबसाइट के थ्रू ये सारे कोर्सेज की एडमिशन कंडक्ट की जाती है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेडिकल सीट्स के बारे में। जो ऑल इंडिया की प्रोसीजर रहती है उसमें MBBS BDS के लिए 15% जो कोटा रहता है, तो रिमेनिंग 85% गवर्नमेंट MBBS और गवर्नमेंट BDS का कोटा जो रहता है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए आता है। वैसे ही BAMS, BHMS, BUMS ये जो कोर्सेस रहते हैं उनका ऑल इंडिया के कोटा थ्रू 15% कोटा अलग से दिया जाता है। रिमेनिंग 85% कोटा ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोसीजर के थ्रू अलॉट किया जाता है। फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये जो कोर्सेस रहते हैं उनका 100% कोटा इसी प्रोसीजर के थ्रू फिलअप किया जाता है। बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेस रहते हैं उनका भी एडमिशन पूरा इस प्रोसीजर के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। अब जानकारी लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS ये जो कोर्सेस है उनकी एलिजिबिलिटी सेम है। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो PCB में आउट ऑफ 300 150 मार्क्स आने चाहिए, मतलब 50% आने चाहिए तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST ऐसे, तो आपको ये एलिजिबिलिटी रहेगी 40%, मतलब आउट ऑफ 300 PCB में 120 मार्क्स अगर आपको है तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड कंडीशन आती है यू शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ अ महाराष्ट्र स्टेट। आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए तो ही आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड कंडीशन है 10th और 12th आपको महाराष्ट्र से ही करनी होगी। अगर आपकी 10th और 12th महाराष्ट्र से है तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। एक BUMS के लिए स्पेशल कंडीशन है, आपको उर्दू ये लैंग्वेज 10th तक रहनी चाहिए तो ही आप BUMS के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक नेक्स्ट कोर्स देखते हैं फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी या कि बाकी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज। उसके लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है बोर्ड की तरफ से। अगर आपको ये कोर्सेज में एंट्री करनी है तो आपको महाराष्ट्र की जो बोर्ड एग्जाम है और या फिर कौन सी भी बोर्ड एग्जाम है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास होना है। BSc नर्सिंग, अगर BSc नर्सिंग में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एलिजिबिलिटी है 45%। सो आपको 135 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल रहना है BSc नर्सिंग के लिए। ये जो एलिजिबिलिटी है वो अब नीट के हिसाब से हम देखते हैं। MBBS, BDS, BAMS, BHMS और BUMS के लिए नीट की एलिजिबिलिटी रहती है 50%। जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% स्कोर आना चाहिए। हमारे नीट के रिजल्ट पे ये रिफ्लेक्ट होता है। अगर हमें 50% और इससे ज़्यादा मार्क्स है तो हम एलिजिबल हैं। 2019 के कट ऑफ के हिसाब से जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये कट ऑफ था 134 मार्क्स। जो जनरल मेरिट के फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कट ऑफ था 120 मार्क्स और जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यही कट ऑफ था 107, बिकॉज
इनके लिए एलिजिबिलिटी रिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर फिजिकली हैंडीकैप के लिए थोड़ी एलिजिबिलिटी नीट के हिसाब से भी कम की जाती है। जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए नीट की एलिजिबिलिटी है 45 परसेंटाइल और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है 40 परसेंटाइल। हम अब जानकारी लेते हैं पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में। तो ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनके लिए नीट के थ्रू कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जस्ट आपको पॉजिटिव स्कोर लाना है नीट में तो आप एलिजिबल हो सकते हो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अब जानकारी लेते हैं रिजर्वेशंस के बारे में। महाराष्ट्र में पहले तो ऑल इंडिया का 15% सीट्स निकलने के बाद जो 85% सीट्स रहती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है और स्पेशल कुछ रिजर्वेशंस है, तो उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है वो तो स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, NT, VJ, ये जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है उसके हिसाब से वो परसेंटेज रिजर्व्ड रहता है। एक एडिशनल कैटेगरी है जो लास्ट ईयर से सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अलॉट की है, वो है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो 10% रहेगा। बाद में जो स्पेशल रिजर्वेशन का मैंने बोला तो वो रहता है फिजिकली हैंडीकैप का, वो जो 5% दिख रहा है आपको। हिली एरिया एक स्पेशल रिजर्वेशन है, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हिली एरिया में रहते हैं तो उनके लिए 3% सीट्स MBBS के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्व्ड रहते हैं। बाद में आता है डिफेंस कैटेगरी का रिजर्वेशन, तो डिफेंस कैटेगरी के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड है। कौन से भी प्राइवेट कॉलेज में 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर NRI कैटेगरी, मैनेजमेंट कोटा वी कैन से, बट पर्टिकुलरली NRI कैटेगरी के लिए ये 15% सीट्स रिजर्व्ड है। आपको ये सारे रिजर्वेशन डिटेल्स इस स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे। 2 रिजर्वेशंस और आते हैं, एक तो है फीमेल रिजर्वेशन, कौन सा भी कॉलेज रहे वहां पे 30% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर अ फीमेल कैंडिडेट, पर फीमेल बाकी जनरल सीट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटी के कॉलेज के लिए, जो भी माइनॉरिटी के कॉलेज है जैसे कि हिंदी माइनॉरिटी रहेगा, कोई सिंधी माइनॉरिटी रहेगा, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, ऐसे रिलीजियस या फिर लैंग्विस्टिक रिजर्वेशंस रहते हैं, उसके हिसाब से उसी कम्युनिटी के लिए 100% सीट्स रिजर्व रहते हैं। ये था रिजर्वेशन के बारे में। एक स्पेशल चीज आपको मैं बताने वाला हूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट के सीट्स रहते हैं क्या? ये बहुत बार आपको क्वेश्चन सुनाई देगा, तो उसका आंसर है यस, बट उसका एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट नॉमिनी सीट्स जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनके यहाँ से ये सीट्स अलॉट होके आपको मिल सकती है, पर उसके लिए प्रोसीजर क्या करनी पड़ेगी, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे, उनके सेक्रेटरी से आपको लेटर लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लेटर मिलता है तो यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBBS, BDS या फिर आयुर्वेदिक कोर्सेज के लिए। तो MBBS के लिए जो सीट्स है वो टोटल सीट्स है 16, BDS के लिए जो सीट्स है वो टोटल है 3 और आयुर्वेदिक के लिए जो सीट्स है वो टोटल है 5। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं, ये जो कोर्सेस है उनके कॉलेजेस कितने हैं और उसमें सीट कितने रहते हैं। तो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा कि कितने कितने कॉलेजेस हैं और उसके हिसाब से उनके सीट्स कितने। तो एक एक मैं कॉलेज का कोर्स के बारे में बताते जाऊंगा और वहाँ पे कितने कितने कॉलेजेस अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MBBS कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो 24 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर हम प्राइवेट में देखें तो इस साल से टोटल 18 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर हम BDS का देखें तो BDS में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 4 ही अवेलेबल है और हम अगर BDS का प्राइवेट के बारे में देखेंगे तो टोटल 26 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। अगर हम BAMS का देखेंगे तो टोटल गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो 21 अवेलेबल है और हम प्राइवेट का देखेंगे तो टोटल 54 कॉलेजेस अवेलेबल हैं। BHMS के लिए महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जो भी है वो प्राइवेट ही कॉलेजेस है। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर BHMS आर 54। फिजियोथेरेपी के बारे में देखें तो महाराष्ट्र में फिजियोथेरेपी के 4 कॉलेजेस अवेलेबल है जो गवर्नमेंट है और बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट है। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस प्राइवेट फॉर फिजियोथेरेपी आर 40। BUMS के लिए 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 1 प्राइवेट कॉलेज है और बाकी कोर्सेज पैरामेडिकल के जो कोर्सेस है
उसके कॉलेजेस कितने हैं, सीट्स कितने हैं, ये आपको सीट मैट्रिक्स में दिख रहा होगा। तो अब जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में, एमबीबीएस के कट ऑफ्स के बारे में। जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं वो एमबीबीएस के लास्ट ईयर के 2019 के कट ऑफ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ थे, इसकी लिस्ट आपके सामने है। बहुत सारे कट ऑफ अगर आप देखेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, लास्ट ईयर जो कैटेगरी थी एसईबीसी, तो जो कॉलेज था लास्ट, एक तो जलगांव था या फिर दूसरा गोंदिया कॉलेज था, तो उनके कट ऑफ आपके सामने हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस साल भी यही एसएमएल के कट ऑफ लगने वाले हैं। सिर्फ इस एसएमएल के लिए जो मार्क्स रहेंगे वो थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस साल का नीट का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी था। अब जान लेते हैं इस कोर्स के एडमिशन के लिए कितने कितने राउंड कंडक्ट किए जाते हैं महाराष्ट्र प्रोसीजर में। तो फर्स्ट एमबीबीएस बीडीएस प्रोसीजर स्टार्ट होती है, तो उसके लिए जो टोटल राउंड कंडक्ट किए जाते हैं वो है 4। बाद में जो प्रोसीजर चालू होती है वो है बीएएमएस, बीएचएमएस और यूनानी के लिए। उसमें जो एडमिशन के राउंड कंडक्ट किए जाते हैं वो रहते हैं टोटल 6। और उसके बाद फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और जो नर्सिंग के राउंड होते हैं वो टोटल राउंड कंडक्ट किए जाते हैं 6। तो इसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसीजर कैसे चलती है और इसके रूल्स क्या रहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहती है। सो हम अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से। तो एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर रहती क्या है, महाराष्ट्र का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके कुछ दिन बाद, 4-5-6 दिन बाद, ये महाराष्ट्र की एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। ऑल इंडिया की प्रोसीजर के वक्त हमें ऑल इंडिया रैंक डायरेक्टली हमारे पास रहता है, पर महाराष्ट्र का रैंक मिलने के लिए हमें पहले महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी रहता है। तो आप कौन से भी कोर्स में जाना चाहते हो, आपके मार्क्स कम हो, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो, फिर भी अगर किसी ने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मिस कर दिया तो आप महाराष्ट्र प्रोसीजर से टोटल आउट हो। आप कौन से भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते 85% कोटा से, जो मेरिट के ऊपर रहता है। तो पहली प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रहती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना मतलब क्या है, हमारे पर्सनल डिटेल्स सारे फिलअप करने रहते हैं, नाम से लेके नीट का स्कोर कितना है, 12th में कहाँ कितने मार्क्स मिले हैं, 10th कहाँ से किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर हम कौन सा देने वाले हैं, ये सारी जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करके इसके बाद हमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं तो वो स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं। एक बार ये फॉर्म कंप्लीट हो गया तो पेमेंट की विंडो हमारे सामने आती है। तो 1000 लास्ट ईयर पेमेंट था, शायद इस साल भी 1000 ही रहेगा, तो 1000 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है। और वंस वी डन विथ आवर पेमेंट, एक बार हम ये पेमेंट कर देते हैं तो हम इस फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी नाम से लेके कैटेगरी तक, जो भी स्पेशल रिजर्वेशन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर तक, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो एग्जैक्ट ही रहने चाहिए। एक बार पेमेंट कर दिया तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक बार ये पेमेंट होने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और हमें मिलता है प्रोविजनल एसएमएल। तो ये एसएमएल क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर। तो जैसे कि ऑल इंडिया रैंकिंग रहता है नेशनल लेवल पे, तो वैसे ही स्टेट मेरिट रैंक रहता है महाराष्ट्र लेवल पे। तो ये एक बार प्रोविजनल एसएमएल हमें मिल गया तो उसके बाद जो प्रोसीजर रहती है वो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब क्या, जो हमने फॉर्म में डिटेल्स फिलअप किए हैं वही डिटेल्स एक्चुअली वहां पे चेक किए जाते हैं। जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर मेंशन किया है वहां पे हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना पड़ता है। हमारे प्रोविजनल एसएमएल के हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम अलॉट होता है, उस टाइम पे हमें वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है। आप जब रिपोर्ट करोगे तब आपके पास ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए और इनकी एक अटेस्टेड ट्रू कॉपी के 2-3 सेट्स रेडी रहने चाहिए। तो आप एक ट्रू कॉपी का अटेस्टेड सेट वहां पे सबमिट कर पाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा पाओगे और आपको एक
एक रिसीट मिलेगी जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है ये कहने वाली वो रिसीट रहेगी और उस पे एक आपको पास कोड आ जाएगा। अगर ये आप प्रोसीजर मिस कर लेते हो तो आप पार्टिसिपेशन का प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते। अगर ये प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप ही नहीं किया तो आपको कॉलेज कौन सा अलॉट ही नहीं हो पाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर और एट योर गिवन टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस हो गया तो पूरी प्रोसीजर मिस होने जैसी ही है। एक बार और इस साल शायद कोविड के वजह से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये ना होते हुए ई स्क्रूटिनी ऑनलाइन ही हो सकता है। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वहाँ पे उनकी जो टीम रहेगी वो ई स्क्रूटिनी करेगी। अगर वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो 1-2 दिन में हमें रिप्लाई आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर विजिबल है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है और आपके लिए ये पास कोड है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी हमारे लिए वो भी रिप्लाई रिफ्लेक्ट होगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका क्लियर नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर दो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली ये रजिस्ट्रेशन पार्ट वाली जो प्रोसीजर है उसके लिए 10 दिन रहता है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 दिन रहते हैं। एक बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया जिसमें से जो फेक डॉक्यूमेंट्स थे वो बच्चे डिलीट किए जाते हैं और हमें एक नया SML मिलता है, नया स्टेट मेरिट रैंक मिलता है, तो उसको फाइनल SML बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इस SML के साथ हमें हमारा MBBS का BDS का जो फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर्म रहता है वो फिलअप करना है और फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करने के बाद हम रिजल्ट हमें मिलेगा कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ले लेते हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस फॉर्म भरना रहता है वो रहता है MBBS के लिए और BDS के लिए। सेकेंड जो प्रेफरेंस फॉर्म भरना रहता है वो रहता है BAMS, BHMS और यूनानी के लिए। और थर्ड जो ऑप्शन फॉर्म रहता है वो ऑप्शन फॉर्म रहता है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, लाइक BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड अदर कोर्सेस। तो पहला फॉर्म जो रहता है वो MBBS और BDS का फॉर्म फिलअप करने के जो रूल्स है वही सेकेंड और थर्ड मतलब BMS के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए सेम ही रूल्स है। तो इस रूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो प्रेफरेंस फॉर्म रहेगा उसका जो लॉगिन करना रहता है, तो आपका जो CET सेल नंबर आपको एक जनरेट हुआ रहता है, लॉगिन ID, और उसका एक जो आप पास की रहती है तो उसके साथ आपको लॉगिन करना पड़ता है। प्रेफरेंस फॉर्म भरने का सेपरेट वीडियो कैसे कैसे ये फॉर्म भरना है ये हमारे तरफ से आपको मिल जाएगा, पर इसमें क्या क्या करना पड़ता है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग हम मिनिमम 1 मैक्सिमम 300 कर सकते हैं। तो आप अगर MBBS का फॉर्म देखोगे तो महाराष्ट्र में 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 18 प्राइवेट इस साल, और BDS का देखोगे तो 4 गवर्नमेंट और 26 प्राइवेट। तो 300 हमारे पास कॉलेज ही नहीं है, पर 300 बॉक्सेस रहेंगे जिस बॉक्सेस में हमें सिर्फ उस कॉलेज का कोड मेंशन करना है। जैसे कि 1001 सपोज एक कॉलेज का ये कोड है और बाद में हमें एक सफिक्स ऐड करना रहता है, वो है S या फिर N। S स्टैंड्स फॉर स्टेट कोटा एंड N स्टैंड्स फॉर NRI कोटा। अगर आप NRI कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो भी आप NRI कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, पर उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहेगा। तो इसके बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करने ही वाले हैं। पर N अगर आपने फिलअप कर दिया तो आपका मेन बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, आपका फीस स्ट्रक्चर और आपके डिफरेंस डॉक्यूमेंट। तो हमें एक ये याद रखना है कि हम स्टेट कोटा से अप्लाई करेंगे रेगुलर मेरिट के बेस पे अगर हमें एडमिशन चाहिए तो। मिनिमम 1 ऑप्शन हम फिलअप कर सकते हैं, मैक्सिमम सारे के सारे, मतलब MBBS BDS के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, अगर सारे भी भर दिए तो हमारे कॉलम्स रिमेनिंग रहने वाले हैं। तो और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, जो हम प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करेंगे तब प्रेफरेंस मतलब आपका फर्स्ट जो प्रेफरेंस है उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे ही प्रेफरेंस चेक होता है, ना कि नीचे से ऊपर तक। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है। तो प्रेफरेंस ऐसा ही फिलअप कीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन आप दे रहे हैं वो अगर आपको नहीं अलॉट हो रहा है तो वो सेकंड चेक करेगा, सेकंड भी नहीं आ रहा है तो थर्ड चेक करेगा। पर इसमें एक प्रिकॉशन लेना जरूरी है कि जितने आपको ऑप्शन चाहिए उतने ही फिलअप कीजिए, या फिर आप
अगर एक्स्ट्रा भर दिया आपने ऑप्शन और आपको अलॉट हो गया तो आपको कॉलेज कंपलसरी लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये फॉर्म कहाँ पे भी फिर से एडिट नहीं कर सकते। एक बार ये फॉर्म सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया, उसमें आप कौन से कॉलेज डिलीट भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते। तो एक ही बार फॉर्म भरना है। जो एमबीबीएस और बीडीएस का फॉर्म रहेगा वो फर्स्ट राउंड के लिए भी सेम रहेगा, सेकेंड राउंड के लिए भी सेम रहेगा, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, जितने भी राउंड रहेंगे उतने लिए ये राउंड के लिए फॉर्म सेम ही रहने वाला है। तो ये थोड़ी सी आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही फॉर्म भरने हैं BA-MS के लिए, BHMS के लिए या फिर यूनानी के लिए। और आपको अगर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc नर्सिंग इस कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो ये जब जब फॉर्म ओपन होंगे तब मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के भेजने ही वाला हूँ, पर प्रोसीजर सेम रहेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MBBS के लिए, मतलब सारे फॉर्म के लिए पहले बार आपको जब लॉगिन हो जाएगा तब ये लोग पूछेंगे ईयर मार्किंग। जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा, डू यू वांट टू अप्लाई थ्रू ईयर मार्किंग। तो ईयर मार्किंग का मतलब क्या है तो सेपरेटली हम जान लेते हैं। सो बेसिकली ये ईयर मार्किंग रहता क्या है और ये सिर्फ कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्यों क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर यही है, जो बच्चे अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको ये ईयर मार्किंग के क्वेश्चन को नो बोलना है। ईयर मार्किंग का मतलब ये है कि आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते। आप अगर यस बोलते हो तो आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको फीस भी अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप जो कट ऑफ में आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो और अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको ईयर मार्किंग के लिए नो बोलना पड़ेगा ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके। तो प्रोसीजर कैसे रहेगी, आपका फॉर्म खुलेगा पासवर्ड के साथ, आप ईयर मार्किंग का आपको क्वेश्चन आएगा। जो जनरल के स्टूडेंट्स रहेंगे, जनरल मेरिट के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली फॉर्म ओपन होगा। तो ये फॉर्म ओपन होने के बाद हमें सारे ऑप्शंस भरने हैं, हमारे जो कोड रहेंगे वो आपको फिलअप करने हैं। बाद में S और N का मैंने आपको बताया, स्टेट कोटा और NRI कोटा। प्रेफरेबली जो बच्चे मेरिट के ऊपर चाहते हैं वो S कोड से सफिक्स के साथ कोड फिलअप करेंगे। और लास्ट में ये सारा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद सेव ऑप्शन आता है। सेव करने के बाद एक लास्ट लॉकिंग वाला ऑप्शन आता है। जैसे ऑल इंडिया प्रोसीजर में सर ने बताया था कि ऑल इंडिया के फॉर्म ऑटो लॉक हो जाते हैं पर महाराष्ट्र के फॉर्म ऑटो लॉक नहीं होते। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको लॉक करना पड़ेगा और लास्ट दिन से पहले, जो भी एंड डे रहेगा उससे पहले 5 बजे रहेगा, 6 बजे रहेगा, उससे पहले लॉक करना पड़ेगा। अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपका फॉर्म कंसिडर ही नहीं होगा। आपने प्रेफरेंस फिलअप किए हैं, ऐसा सेव किए होगे तो भी कंसिडर ही नहीं होगे, ऑटो लॉक सिस्टम नहीं रहेगी और आपको कॉलेज कौन सा भी नहीं अलॉट होगा। तो ये स्पेशल पॉइंट्स थे लॉकिंग के बारे में और ईयर मार्किंग के बारे में। ये तो हो गया प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। प्रेफरेंस फॉर्म आपने भर दिया, लॉक कर दिया, तो बाद में आएगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। कंसिडर करते हैं ये MBBS का राउंड है। MBBS और BDS के लिए हमने अप्लाई किया है और अगर आपको एक कॉलेज अलॉट होता है तो इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 2 ऐसे कंसिडर करते हैं। एक केस आपको अलॉटमेंट मिल गई, तो अलॉटमेंट मिलती है मतलब क्या होता है, रिजल्ट की PDF लगती है, आपका रोल नंबर, आपका CET सेल नंबर, आपका स्टेट मेरिट रैंक, आपका नाम और उसके सामने आपको अलॉट हो गया होगा वो कॉलेज, उसका नाम डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो हमें क्या करना है, तो कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसकी हमें फीस पता रहती है, तो फीस के हिसाब से हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और उस डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल सेट के साथ 2 अटेस्टेड ट्रू कॉपीज का जो हमें सेट मैंने लास्ट टाइम बोला था वो सेट के साथ हमें वो कॉलेज को रिपोर्ट करना है और कॉलेज में जाके डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है। फीस मतलब पे करनी है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं और ट्रू कॉपी का एक सेट सबमिट करना है। तो ये हो गई महाराष्ट्र के पहले राउंड में अगर आपको एक कॉलेज मिलता है तो उसको अगर आपको चाहिए तो एक प्रोसीजर। उसमें भी 2 केसेस हैं। अगर आपको कॉलेज मिलता है और आपको वही कॉलेज में एडमिशन स्टॉप करनी है, आपको जो कॉलेज चाहिए था वही मिल गया, आपके आगे ऊपर जो आपके ऑप्शंस रहेंगे वो अगर आपको नहीं चाहिए तो भी आप वहां पे प्रोसीजर में रुक सकते हो। तो अगर आपको ये प्रोसीजर में रुकना है तो आपको एक फॉर्म रहता है वो फिलअप करना पड़ता है, उसके बोलते हैं स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। तो स्टेटस रिटेंशन क्या रहता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्टेटस रिटेंशन फॉर्म खुद वर्ड में ही मीनिंग है, जो कॉलेज मिला है उसको अगर रिटेन करना है, वहां पे ही स्टॉप होना है तो हमें ये फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा।
अगर हमें ये कॉलेज फिक्स करके कंफर्म करके जो अपग्रेड वाले जो कॉलेजेस है, अगर आपको समझ लो कि आपका 20 नंबर का कॉलेज मिल गया और आपको ऊपर वाले 19 कॉलेज कौन से भी मिलते हैं तो आप विलिंगली लेना चाहते हो, तो ये हम स्टेटस रिटेंशन फॉर्म बिल्कुल फिलअप नहीं करेंगे। इसमें आपका पहला वाला सीट जो है वो भी सिक्योर है, और अगर अपग्रेड होता है तो आपको अच्छा वाला कॉलेज मिलने वाला है, पर जब ये अपग्रेड होगा तब पहले वाला कॉलेज ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से चला जाएगा। ये केस नंबर 1 हो गई। दूसरी केस, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और अलॉट ही नहीं होता तो क्या करना है? उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वी विल वेट फॉर अ सेकेंड राउंड, क्योंकि सेकेंड राउंड के लिए सेपरेट कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। सेम ऑप्शंस विल बी कंसिडर्ड फॉर अ सेकेंड राउंड और हमारा मेरिट फिर से ऐसे ही डिस्प्ले होगा। उसमें हम चेक करेंगे कि हमें कहाँ पे सीट मिल रही है क्या। और थर्ड केस, अगर हमें कॉलेज मिल गया और हम वो कॉलेज नहीं चाहते, पहली तो एक बात ये है कि अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए था तो आपने वो प्रेफरेंस फॉर्म में फिलअप ही क्यों किया, और अगर ये गलती से फिलअप हो गया है तो आपको इसकी सजा भी मिलेगी। आप डायरेक्टली एडमिशन प्रोसीजर के आउट कर दिए जाएंगे अगर आपने उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं किया, वहां की फीस पे नहीं की, डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट नहीं किए। तो एक आप काम कर सकते हो इस केस में, आप जो आपको कॉलेज मिला है और आपको वो नहीं चाहिए तो वहां पे जाओ, रिपोर्टिंग करो, फीस पे करो और स्टेटस रिटेंशन मत भर के नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना। तो आपके लिए एक चांस है कि आप नेक्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिल सकता है, अगर वो मिलता है तो आपका अच्छा, नहीं तो आप फिर से एडमिशन प्रोसीजर के बाहर जा सकते हो, आपके ऊपर रहेगा वो। तो ये है 3 केसेस। अगर एक मिलता है तो 2 केसेस में क्या क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड या फिर वहां पे ही रुकना है, स्टेटस रिटेंशन। नहीं मिलता है तो क्या, डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए जाओ, और जो कॉलेज नहीं चाहिए और वही मिल गया तो क्या करना है। तो सेकेंड राउंड के रूल्स के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। राउंड 2 का रूल्स देखने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आपने फिलअप के किए हुए प्रेफरेंस है 10 और अगर आपको मिलता है प्रेफरेंस नंबर 6 और अगर आपको सेकेंड राउंड में 7, 8, 9 में से कोई प्रेफरेंस चाहिए तो आपको वो प्रेफरेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही चेक करके आती है। ये एक पहली बात। और दूसरी, जो आपको अलॉट हुआ प्रेफरेंस है उसके नीचे वाले प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है तो वो वहां पे ही अलॉट कर देते हैं। सेकेंड प्रेफरेंस कैसे चेक होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नहीं मिल रहा है इसके वजह से सेकेंड पे चेक होता है, सेकेंड भी नहीं हो रहा है तो थर्ड में चेक होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अगर आपको फर्स्ट राउंड में 6th ऑप्शन अवेलेबल हो गया है तो आपके 7, 8, 9, 10 आगे वाले सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक ध्यान रखना है, तो जो भी प्रेफरेंस फिलअप करने हैं वो अकॉर्डिंग टू अवर जो भी सिटी क्राइटेरिया रहेगा, फीस का क्राइटेरिया रहेगा और जो हमें कॉलेज चाहिए उसके हिसाब से भरना है। एक प्रॉब्लम रहता है कि सेकेंड राउंड में सिस्टम जो चेक करती है किस प्रकार से अलॉटमेंट होगा उसके बारे में। अगर समझ लो कि मेरा नंबर 6 नंबर का प्रेफरेंस हमें मिल गया है तो वो आगे नेक्स्ट राउंड में वो कौन सा कॉलेज अलॉट कर सकता है, अपग्रेड कौन सा देगा, तो वो 5th देगा, 4th देगा, ये ऐसा देगा, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से चेक करेगा। ऑब्वियस है, मैंने पहले ही बोला, सिस्टम जो चेक करती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके ही प्रायोरिटी से चेक करती है। अगर आपको 25th नंबर का भी कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो 24, 23rd चेक नहीं करेगी, वो फर्स्ट से ही आके कैलकुलेट करेगी। शायद आपको डायरेक्टली 15 नंबर का भी मिल सकता है, 10th नंबर का भी मिल सकता है, पर जो भी आपके प्रेफरेंसेस चेक होंगे वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक चेक होंगे। पर जो आपके प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड में अलॉट है, करंट राउंड में अलॉट है, उसके ऊपर वाले ही सारे प्रेफरेंसेस चेक किए जाएंगे। तो अब जान लेते हैं राउंड 2 के बारे में। राउंड 2 के रूल्स एग्जैक्टली राउंड 1 जैसे ही है, कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग वहां पे फिलअप किया था, यहाँ पे उसी प्रेफरेंस के साथ सारे एडमिशन होने वाले। सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया के रिजेक्टेड सीट्स मिल जाते हैं तो थोड़े सीट्स बढ़ते हैं और वो वैकेंसी जो क्रिएट हुई रहती है वो रिजेक्टेड सीट से वो फिलअप की जाती है सेकेंड राउंड के थ्रू। तो उसमें रूल्स क्या रहते हैं, जो भी प्रोसीजर रहेगी वो सॉफ्टवेयर थ्रू डायरेक्टली हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ
एलोकेशन चेंज होगा, जो हमारी सीट्स है वो एलोकेशन चेंज होगा। अगर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फर्स्ट राउंड में ही फिलअप कर दिया है तो हमें इस राउंड में ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा स्टेटस रिटेंशन फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड, तो हमें अपग्रेड कोई नहीं मिलेगा। अगर हमने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो हमें अपग्रेड के चांसेस है। अब इसमें भी दो केसेस कंसिडर करते हैं। फिर से अपग्रेड होता है तो क्या करना है, तो एक कॉलेज लास्ट में मिला था और उसको अगर अपग्रेड हुआ है तो पहले वाले जो अलॉट हुआ कॉलेज है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो डीडी सबमिट किया है वो वापस लो, उनके यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लो, जो भी कैंसलेशन फीस रह गए 1500 नॉर्मली कौन से भी गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए फीस रहते हैं वो पे करो और वहाँ से एडमिशन कैंसिल करके निकल के आओ। जो नया वाला कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्टिंग करना है, उनके नाम से नया डीडी निकलवा के वहाँ पे सबमिट करना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने हैं। तो इस प्रोसीजर के बाद ही आपका एडमिशन पूरा सिक्योर हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन कैंसिल ही नहीं किया क्योंकि हमें अपग्रेड ही नहीं चाहिए तो इस केस में आपका नया कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो भी चला जाएगा और लास्ट वाला कॉलेज तो आपका ऑलरेडी बाहर, मतलब आप उस प्रोसीजर से ऑलरेडी आउट हो, तो वो तो आपके पास कॉलेज है ही नहीं। नेक्स्ट, अगर आप वहां से जाके एडमिशन कैंसिल करते हो और बाय मिस्टेक एनी प्रॉब्लम की वजह से आप सेकेंड कॉलेज में आप रिपोर्टिंग ही नहीं करते तो इन दैट केस आपका वो भी पहले वाला कॉलेज चला गया है और नेक्स्ट राउंड जो मिल गया हुआ जो कॉलेज है सेकेंड राउंड का वो भी आपका चला गया क्योंकि आपने विद इन टाइम रिपोर्टिंग ही नहीं किया। दूसरी केस कंसिडर करते हैं, एक जो कॉलेज पहले मिला था वही कंटिन्यू हो गया, आपको अपग्रेड नहीं मिला, तो उस टाइम हमें क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है थर्ड राउंड के लिए या फिर आप स्टेटस रिटेंशन उस टाइम भी फिलअप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि थर्ड राउंड के लिए आपको नहीं जाना है। तीसरी केस एक रहती है कि हमें कॉलेज अपग्रेड हुआ है पर हमें वो अब कॉलेज नहीं चाहिए, तो उस टाइम मैंने जैसे फर्स्ट राउंड में बोला सेम रूल्स, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए था तो आपने वो फिलअप ही क्यों किया, अगर वो आपको अब अलॉट हो ही गया है तो आपको वहां पे जाके रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो आप ये महाराष्ट्र प्रोसीजर से डायरेक्टली आउट हो जाओगे। जिनको कुछ भी आज तक फर्स्ट राउंड में नहीं अलॉट हुआ, सेकेंड राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, तो उनको वेट एंड वॉच की इंस्ट्रक्शंस रहेगी। थर्ड राउंड के लिए आप वेट करो, उसमें अगर आपको कोई चांसेस है कॉलेज मिलने के तो डेफिनेटली आपके लिए अलॉट हो जाएंगे। अब देखते हैं थोड़ी इंफॉर्मेशन रूल्स थर्ड राउंड के बारे में, मॉपअप राउंड के बारे में, मॉपअप 1, 2 इस राउंड के बारे में। अब जानकारी लेते हैं मॉपअप राउंड के बारे में। मॉपअप 1 राउंड एक होता है, मॉपअप 2 राउंड की भी ज़रूरत लगती है तो वो कंडक्ट किया जाता है। तो ये मॉपअप राउंड 1 जो रहता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए कंडक्ट किया जाता है। मॉपअप राउंड 1 के जो रूल्स है वो सेम राउंड 1 और सेम राउंड 2 जैसे है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है कोई अपग्रेड तो आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, पहला जो कॉलेज है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई अपग्रेड नहीं मिलता है तो वेट एंड वॉच, अगर आपको अपग्रेड मिलता है और आपको नहीं चाहिए तो आपको एडमिशन प्रोसीजर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं मॉपअप राउंड 2 के बारे में। तो मॉपअप राउंड 2 जो रहता है वो गवर्नमेंट के लिए फिर से सेम प्रोसीजर के थ्रू ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाता है। सिर्फ अगर आपको प्राइवेट के लिए मॉपअप राउंड 2 में अप्लाई करना है तो वो प्रोसीजर ऑनलाइन नहीं रहती। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसीजर सेम है, जो पहले हमने फॉर्म फिलअप किया है उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। समझ लो कि उसमें आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो उस टाइम मॉपअप राउंड 2 जो प्राइवेट के लिए कंडक्ट किया जाता है उसकी प्रोसीजर थोड़ी अलग रहती है। सेपरेट हर एक कॉलेज के लिए हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इस साल कोविड के सिचुएशन की वजह से ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, बाद में उनके वेबसाइट के ऊपर नोटिस बोर्ड पे, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे ये सारे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होंगे। जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके मेरिट के हिसाब से वो रैंकिंग हमें पता चलेगी और उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर डेट रहती है, उस दिन हमें वहाँ पे पर्सनली जाके ये कॉलेज अगर चाहिए तो पूरी फीस पे करके हम ये कॉलेज ले सकते हैं। उस टाइम हमें सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ेगा। एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इज नेसेसरी एट दैट टाइम। वो जो मॉपअप राउंड 2 रहेगा उस टाइम स्टूडेंट वहाँ पे रहना बिल्कुल ज़रूरत है। अगर वो नहीं है, पेरेंट्स जाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। और वो जो राउंड रहता है उसके रूल्स थोड़े अलग रहते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस ये बेनिफिट नहीं देती आपको फीस स्ट्रक्चर के जो रहते हैं उसमें।
ओबीसी, एससी, एसटी के जो फीस स्ट्रक्चर के वाले बेनिफिट रहते हैं वो मॉपअप राउंड में, मॉपअप राउंड 2 में, फाइनल राउंड में, जिसको बहुत बार काउंसलिंग राउंड वगैरह भी बोलते हैं, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते, पूरी फीस हमें पे करनी पड़ती है। तो ये था मॉपअप राउंड 2 के बारे में। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पहला पॉइंट है कट ऑफ डेट। तो ये कट ऑफ डेट क्या रहता है? कोई भी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ डेट के बाद एडमिशन नहीं करवा सकता। ये कट ऑफ डेट जो रहती है उसके पहले ही जो इंस्टीट्यूशनल राउंड हो, मॉपअप 2 हो, राउंड 2 हो, 1 हो, जो भी रहेगा वो पहले ही खत्म करने पड़ते हैं। एक बार ये कट ऑफ डेट आ गई तो उसके बाद कोई भी एडमिशन कौन सा भी कॉलेज कंडक्ट नहीं कर सकता। तो वो जो भी रहेगा, आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो आपको ये कैंसलेशन प्रोसीजर कट ऑफ डेट के पहले ही करनी पड़ेगी। अगर आप कट ऑफ डेट के बाद ये कैंसलेशन करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी, और ये पेनल्टी बहुत ज़्यादा रहती है। 10 लाख तक ये पेनल्टी रहती है, और आप 2 साल तक नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट से पहले ही ये डिसीजन लेना है कि आपको इस प्रोसीजर से आउट होना है तो आउट सकते हो। और प्राइवेट कॉलेज के लिए ये रूल रहता है कि ये कट ऑफ डेट के बाद कोई भी एडमिशन कंडक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशनल लेवल या फिर ये मॉपअप राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनको एक नोट, कौन से भी रिजर्वेशन से आप बिलोंग करते होंगे, पर आपको बहुत सारे कॉलेजेस इसका फीस का बेनिफिट नहीं देते हैं। तो पूरी फीस आपको भरनी है तो ही आप अप्लाई करो, वरना ना ही अप्लाई करो, क्योंकि इसमें फीस आपको अकॉर्डिंग टू ओपन मेरिट ही पे करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, ये एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में सेम प्रोसीजर जो है वही बीएमएस, बीएचएमएस के बारे में रहता है, और फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रहता है। सपोज कि एमबीबीएस का, बीडीएस का सेकेंड राउंड चल रहा है और उसी टाइम आपका बीएएमएस का फर्स्ट फॉर्म रिलीज हो गया, तो ये थोड़ा ओवरलैप होते ही है। तो उस टाइम अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला है पर बीडीएस प्राइवेट मिल चुका है और बीएएमएस का कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आपको एक कॉलेज तो 100% ड्रॉप करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्टे कंटिन्यू विथ योर एमबीबीएस ऑप्शन, देन आपका बीएएमएस वाला ऑप्शन चला जाएगा। अगर आपने बीडीएस का ऑप्शन छोड़ दिया तो आपका एमबीबीएस का अपग्रेड वाला ऑप्शन चला जाएगा, पर यू कैन कंटिन्यू विथ योर बीएएमएस ऑप्शन। सेम कंडीशन फिजियोथेरेपी की और बाकी दूसरा कौन सा भी फॉर्म रहेगा उसके लिए भी रहेगी। अगर आपको बीएएमएस मिला है और आप अपग्रेड करना चाहते हो बीएएमएस प्राइवेट से बीएएमएस गवर्नमेंट में, और सेम टाइम आपको फिजियोथेरेपी का कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर एमबीबीएस का, बीडीएस का कौन सा भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उस टाइम आपको दोनों में से एक ही चॉइस फिलअप करना, एक ही चॉइस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स 2 कॉलेज में एट ए टाइम नहीं जा सकते। जो प्रोसीजर से आप बैकआउट करोगे, कैंसलेशन करोगे, उस प्रोसीजर में आप अपग्रेड नहीं हो सकते, और जिस प्रोसीजर में आपने कंटिन्यू खुद को रखा है तो उस प्रोसीजर के लिए आप अपग्रेड के लिए वेट कर सकते हो। तो ये थे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, जो हमने पहले ही जान लिया है पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में। राउंड वाइज एलिजिबल कौन है और कौन नहीं है। तो एलिजिबिलिटी फॉर राउंड 1, पहले आपकी नीट की एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, बोर्ड के हिसाब से आपके बोर्ड के हिसाब से आपको मार्क रहने चाहिए, आप इंडियन नेशनल है, 10-12 आपका पास यहाँ से हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा है, तो आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपकी एलिजिबिलिटी है। राउंड 1 में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? जिसके ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, जिसने पार्टिसिपेशन फॉर्म ही फिलअप नहीं किया है, और जिसका ये नीट एलिजिबिलिटी क्लॉज से आउट है, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते राउंड 1 के लिए। राउंड 1 जो रहता है वो एमबीबीएस के लिए रहता है। तो एमबीबीएस, बीडीएस के लिए सिर्फ जिनका ओपन मेरिट से बताता हूँ 50 परसेंटाइल नीट में हो और 50% इन पीसीबी हो, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। राउंड 2 में कौन कौन एलिजिबल है? जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है और वो अपग्रेड के लिए वेट कर रहे हैं, वो एलिजिबल है। जिनको एक भी कॉलेज पहले राउंड में नहीं मिला था और वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में चले गए हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट, ये सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? जिनको ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड में ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है,
तो वो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के प्रोसीजर से बाहर है। जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन फिलअप ही कर दिया था फर्स्ट राउंड में, वो ऑटोमेटिकली बाहर है। और तीसरे, जिनको सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में पर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो चुके हैं। मॉपअप राउंड 1 क्या रहेगा? मॉपअप राउंड 1 की भी एलिजिबिलिटी सेम है। जो भी जिन एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने राउंड 2 तक आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो ऑटोमेटिकली आप थर्ड के लिए या फिर मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं उसमें आप एलिजिबल हो। आपके जो भी कॉलेज मिला है पर आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप एलिजिबल हो। तो ये है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, मतलब मॉपअप राउंड 1 के लिए। मॉपअप राउंड 3 के लिए कौन एलिजिबल नहीं रहेगा? तो जो लोग ऑलरेडी स्टेटस रिटेंशन कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, और जो लोगों ने स्टेटस रिटेंशन नहीं किया पर कुछ तो अलॉटमेंट थी पर उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं की, तो वो भी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द प्रोसीजर हो जाएंगे। मॉपअप राउंड 2 जो रहता है वो गवर्नमेंट का जो रहता है उसकी एलिजिबिलिटी सेम बाकी राउंड जैसी है। स्टेटस रिटेंशन फाइल नहीं किया है तो यू आर एलिजिबल। अगर आप अपग्रेड के लिए वेट करते रहो तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपको कौन सा भी ऑप्शन नहीं मिला है और आप स्टिल यू आर वेटिंग फॉर एनी बेटरमेंट ऑप्शन, देन आप एलिजिबल हो मॉपअप राउंड 2 के लिए। पर जो प्राइवेट का है उसमें कंडीशन अलग हो जाती है। आपको एक भी कॉलेज, ये MBBS का या फिर आपने जो BDS का जो भी फिलअप किया होगा वो अलॉटमेंट में नहीं आना चाहिए। अगर कौन सा भी कॉलेज अलॉटेड है और अपग्रेड के लिए भी आप वेट कर रहे हो तो आपको मॉपअप राउंड 2 में गवर्नमेंट प्रोसीजर के रिजल्ट के बाद आपका ये प्रोसीजर एंड हो गया, क्योंकि जिनको कॉलेज अलॉट हुआ रहता है वो प्राइवेट के मॉपअप में नहीं आ सकते। तो प्राइवेट मॉपअप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जिनको आज तक कौन सा भी कॉलेज नहीं मिला है तो वही लोग सिर्फ मॉपअप राउंड प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़े एलिजिबिलिटी क्लॉजेस थे राउंड 1, 2, मॉपअप राउंड 1 और मॉपअप राउंड 2 के लिए। अब थोड़ी जानकारी लेते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। हम कितने ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं? मिनिमम 1, मैक्सिमम 300। एस क्या रहता है, एन क्या रहता है ये प्रेफरेंस फॉर्म में? एस स्टैंड्स फॉर स्टेट कोटा, मेरिट के थ्रू अप्लाई करो। एन स्टैंड्स फॉर NRI कोटा, ये भी मेरिट के थ्रू ही रहता है पर फी स्ट्रक्चर एक्चुअल फी से बहुत ज्यादा रहता है। तो एस स्टैंड्स फॉर स्टेट कोटा एंड एन स्टैंड्स फॉर NRI कोटा। ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हमें बेटरमेंट मिलती है तो हमें लेना कंपल्शन है क्या? महाराष्ट्र प्रोसीजर में अगर आपको कौन सी भी बेटरमेंट मिलती है तो आपको वो लेना कंपल्सरी ही है। एक और एक क्वेश्चन रहता है कि लास्ट ईयर हमने एडमिशन ऑलरेडी MUHS के अंडर कौन से ना कौन से कोर्स में लिया है तो हम इस साल पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नो, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जिस कोर्स में आप कंटिन्यू आपने लास्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसे में ही कंटिन्यू करना। अगर आप कट ऑफ डेट के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन कैंसिल, बट आपको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा और आप 2 साल तक इस प्रोसीजर में एंट्री नहीं कर सकते। बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में मैं ऐड कर सकता था पर ये तो हम सारे यूट्यूब के थ्रू आपको सेपरेट वीडियोस के थ्रू बताते ही रहेंगे। प्रोसीजर जो भी रहेगी प्रेफरेंस फॉर्म की उसका भी वीडियो हम सेपरेट बना के आपको भेजते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। एक लास्ट आपको सिर्फ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की स्लाइड आपके सामने आएगी। वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी ऑलरेडी आपको दूसरे वीडियो से मिल चुकी होगी, पर एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी नहीं है तो अभी से उसके तैयारी में लग जाना, क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप ये सारी प्रोसीजर जानते हुए भी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी थी महाराष्ट्र प्रोसीजर। महाराष्ट्र प्रोसीजर में बाकी बहुत सारी डिटेल पर्सनलाइज जो रहेगी, जैसे कि फॉर्म फिलिंग, प्रेफरेंसेस, कौन सा कॉलेज ऊपर डालूं, कौन से कॉलेज के कट ऑफ क्या है, इसके बारे में पर्सनलाइज काउंसलिंग में आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो और आपको ये कट ऑफ के बारे में कौन सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एनीवे कभी भी mycollegekutoff.com ये वेबसाइट पे जाके सारे कॉलेज के कट ऑफ चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है अस्मी करियर उसको फॉलो करना। सारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे हेल्पलाइन नंबर के कांटेक्ट करना। थैंक यू।